नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सबका दोस्तों। तो अभी हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जुलाई का, जिसमें कि योग सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी इसमें हम पार्ट 8 कर रहे हैं, जिसमें कि हम 71 से लेकर के 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चंस को। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर के सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो है जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको हम पीवाईक्यू बोलते हैं इन शॉर्ट, वो हमारे हमेशा ही एग्जाम के रीड की हड्डी होते हैं। अगर वो सही कर लिए हमने सॉल्व, तो समझ लीजिए कि पेपर आपका आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें और डीपली डिस्कशन करके करें। तो हम इसका डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू हो जाइए और शुरू करते हैं जल्दी से। 71 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले। 71 नंबर प्रश्न, गेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आपने गेरंड संहिता का अध्ययन किया है दोस्तों, तो प्राणायाम से पहले एक श्लोक आता है। जैसे ही प्राणायाम का पाठ्यक्रम शुरू होता है, तो वहां से सबसे पहले जो सूत्र है, जो श्लोक है, उसमें कहा गया है, आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधेत। माने इनकी सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या है, आदौ स्थानम, सबसे पहले स्थान याद रखना है। फिर उसके बाद में आदौ स्थानम तथा कालम, फिर उसके बाद में काल, फिर मिताहारम तथा परम, मिताहार, और उसके पश्चात कहते नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि ततः परम, कहते नाड़ी शुद्धि करें। उसके बाद में कह रहे हैं, कहते तत्पश्चात प्राणायामम च साधयेत, कहते उसके बाद जो है प्राणायाम की साधना करिए, माने उसके बाद प्राणायाम करना है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस है दोस्तों इसकी। पहला स्थान, दूसरा काल, तीसरा मिताहार, चौथा आपका नाड़ी शुद्धि, ये सीक्वेंस है। अब इस प्रश्न के अनुसार हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने की हमेशा ही दोस्तों एक तरीका होता है चीज को। अब जैसे मिताहार जो है, यहाँ पर ए यूज किया गया मिताहार के लिए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ए कह देंगे मिताहार को, ठीक है। स्थान के लिए क्या कहा गया, बी, तो स्थान को आप बी बोल देंगे। नाड़ी शोधन को क्या कहा गया है, सी कहा गया, तो नाड़ी शोधन को सी बोल देंगे। काल के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, डी, तो काल को आप डी बोल देंगे। तो एग्जैक्टली आपका क्या बन गया, बी डी ए सी, ये जो है आपकी सीक्वेंस बन गई। अब इस सीक्वेंस को आप आंसर में फाइंड आउट करिए, बी डी ए सी कहां पर है आपका। बी डी ए सी की बात करें तो 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर मिल रहा है, बी डी ए सी। और ये जो है इसे आप टिक कर देंगे और इस तरीके से आपका जो आंसर है, वो आपका 3 नंबर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, और इसमें आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर हमें जो है श्लोक याद नहीं होते, तो इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने की टेक्निक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट अगर फिर भी आप जो है इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते तो पहले वर्ड देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है पहले, सबसे पहले, फिर का, फिर मैं सकाम, है ना। तो सकाम को याद कर लेंगे, स से स्थान, काल से, का से काल, और मैं से मिताहार, और न कुछ नहीं रहा तो मतलब नाड़ी शुद्धि, लास्ट में नाड़ी शुद्धि। तो 4 ही चीजें हैं जिनको हमें अरेंज करना होता है। तो ये सकाम वर्ड याद रखें, इससे आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे इन चारों चीजों को, और ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। इन चारों को आप याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है 3, प्रश्न जो है ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर अगर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें आपको ये देखना है कि ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है। निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये योग सूत्र से पूछा गया है, आपसे योग सूत्र से, ठीक है। अब इसमें कहाँ से, योग सूत्र में भी कहाँ से आया, कौन से अध्याय से, 3rd अध्याय से आया। तो 3rd अध्याय का नाम क्या है, विभूति पाद। ये ध्यान रखेंगे, विभूतियों का वर्णन किया गया है, तो इसका नाम विभूति पाद है। अब विभूति पाद में कहा गया है कि प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, एक ऐसा सूत्र आता है जिसकी सूत्र संख्या आप अगर योग सूत्र में देखेंगे 3/36, तीसरे अध्याय का 36वां जो है कि सूत्र है। अब इसमें दोस्तों अपने को अरेंज करना है, प्रातिभ तथा प्रातिभ सूत्र निकाल लेंगे आप योग सूत्र में। जैसे ही आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो योग सूत्र ओपन कर लीजिए साथ में, तभी आप जो है डीपली एनालिसिस कर पाएंगे। और अगर डीपली एनालिसिस कर लिया ना पीवाईक्यू को, तो समझ लीजिए आपका नेट तो हाथों हाथ क्लियर है। बस रह गई बात जेआरएफ की, और जेआरएफ के लिए तो आपको फिर कोर्स पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है, जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना।
तो पूरा सिस्टमेटिक अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिया गया है आपको, नीचे लिंक में आपको ऐप भी मिल जाती है, आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो, एंड्रॉइड यूजर है तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हमारी ऐप भी, तो उससे आप जुड़ सकते हैं और सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बेस से लेकर के आपको सिखाया जाता है वहां पर। तो खैर, इस पर आते हैं हम फिर से हमारे टॉपिक पर। तो ततः प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श है, फिर आस्वाद, फिर वार्ता। ये जो है टॉपिक है, वार्ता जायंती कहते हैं, ये इस तरीके से कहते हैं चीजें होती हैं। तथा प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये चीजें हैं। इनकी सीक्वेंस देखेंगे, लिख लेंगे। पहले एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है और ये छह है। वार्ता छठा नंबर है। तो अब अपने को दिया क्या क्या गया है ऑप्शन, उनको हम उस तरीके से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर वार्ता है, वार्ता को क्या कहा गया, ए। जो भी आपको आता रहा है उसको नोट कर लेंगे, ए कहा गया वार्ता को। श्रावण दिया गया, श्रावण को क्या कहा गया, बी कहा गया है। और क्या है आपका आदर्श, आदर्श को क्या कहा गया, सी कहा गया है। आस्वाद को क्या बोला गया है, डी बोला गया है। ठीक है जी। और कुछ है, आपके कितने हुए, तीन और दो पांच है, अभी हमने चार लिखे हैं। तो और कौन सा रह गया इसमें, वेदना रह गया। वेदना का क्या कहा गया, ई कहा गया है, तो ई कह देंगे। तो सीक्वेंस क्या बन गई, बी, ई, सी, डी, ए। ये अरेंजमेंट हमें रखनी है। ये ऑप्शन है कहीं पर तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारा प्रश्न गलत है। तो बी, ई, सी, डी, ए केवल आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो पूरी तरह से आपका सटीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान से देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न भी उचित क्रम में रखना है अपने को। कहां से है प्रश्न, योग सूत्र से है। योग सूत्र का प्रश्न है और ये प्रश्न योग सूत्र में पूछा गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि योग सूत्र में ये कहां से पूछा गया है। प्रथम पाद से पूछा गया है। प्रथम पाद का नाम क्या है, समाधि पाद। समाधि पाद। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, तो इस सूत्र की संख्या मैं नहीं बताऊंगा। सूत्र की संख्या जो है आप कमेंट में लिखेंगे। बेशक आपको न पता हो, बेशक ना पता हो, फिर भी आप ढूंढेंगे योग सूत्र में कहां पर कौन सी सूत्र संख्या है, और आप लिखेंगे कि 73 नंबर क्वेश्चन का जो योग सूत्र जो है या वृत्तियों का जो सूत्र है वो ये संख्या है। क्योंकि उससे आप फाइंड आउट करेंगे ना, जब खुद फाइंड आउट करेंगे तो एक अंदर कोई ना कोई छाप रह जाती है उन शब्दों की। जब हम खुद खोजते हैं तो हमें ज्यादा चीजें पता लगती है, तो आपको वो चीजें हमेशा ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बन जाएगी। साइकोलॉजी कहती है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। तो आप इस 73 नंबर क्वेश्चन के लिए जो योग सूत्र में सूत्र दिया गया है इन पांचों वृत्तियों के लिए, वो आप सूत्र जरूर ढूंढेंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र है प्रमाण, दूसरा विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, है ना। यही है पंचवृत्ति, ये पांच वृत्तियां हैं। अब इनको हम अरेंज करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये तो है सही पोजीशन, बट क्योंकि यहाँ पर अपने को सही पोजीशन नहीं दी गई, तो इस सही पोजीशन को देखेंगे हम। तो ए किसे कहा गया, विपर्य को। विपर्य के लिए ए लिख देंगे आप। विकल्प बी यूज हुआ है, बी लिख देंगे। प्रमाण के लिए सी यूज हुआ है, सी लिख देंगे। स्मृति के लिए डी यूज हुआ, तो स्मृति को डी कह देंगे आप। उसके बाद में निद्रा को ई कहा गया है। तो आपका क्या बन गया सीक्वेंस, सी, ए, बी, सी, ए, बी, ई, डी। ये आपका अरेंजमेंट बन गया। सी, ए, बी जो है आपको कहाँ मिलेगा, सी, ए, बी और ई, डी, ये जो ऑप्शन है आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न जो है, केवल आपको प्रश्न पता हो इतना काफी नहीं होता कभी भी, आपको जो है करने का तरीका भी पता हो। अब जैसे कोई विरला ही विद्यार्थी होगा जिसने एमए योगा में किया है और उसको 5 वृत्तियां नहीं पता, बट ये प्रश्न जब एग्जाम में करता है ना, बच्चा अक्सर गलत कर देता है, क्योंकि वो जल्दीबाजी में करता है मन में सोच करके। तो थोड़ा सा अपनी है ना, 1-2 सेकंड, जरूरी नहीं कि आप धीरे 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 लिखिए, इतना टाइम लगेगा तो आप वैसे ही आप एग्जाम में पेपर पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे है प्रमाण पेपर जल्दी जल्दी लिख करके और अरेंजमेंट करिए उसको, कि हाँ ये अरेंजमेंट सही आ गया, ठीक है उसको अरेंज कर दीजिए। तो अरेंजमेंट आपको देखना होता है, जैसा भी आपको ट्रिक लगे कि आप गलत ना करें, जो आता हुआ प्रश्न है उसको गलत ना करें। इस तरीके से हमें एग्जाम में हैंडल करनी होती है हर चीज को। 74 नंबर प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महावायु, तो महावायु
क्या है, अपने 5 महाभूतों में से एक है। पंच महाभूत कौन-कौन से हैं? अगर उत्पत्ति के क्रम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले महाआकाश, इनके आगे महावर्ड लगेगा। महाआकाश, फिर उसके बाद में महावायु, फिर आपका आता है अग्नि, महाअग्नि या महातेज जिनको बोल देते हैं हम, तेज वर्ड से यूज किया गया इसको। तेज और अग्नि दोनों एक डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका जल, महा जल बोल देते हैं, आपह बोल देते हैं, महा जल बोल देते हैं। उसके बाद में आप बोलते हैं लास्ट में महापृथ्वी। तो इस प्रकार से जो है आपका पांचों के पांचों महाभूत हो जाते हैं। ये सीक्वेंस है दोस्तों, ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, ना। पांचों की पांचों इनकी सीक्वेंस को आप जरूर याद रखेंगे, महाआकाश, महावायु, महाअग्नि, महाजल और महापृथ्वी, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट हो गई। अब अपने से पूछा क्या है, कहते महावायु के अपने को गुण बताने हैं। इन सभी के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 5-5 गुण बताए गए, तो इनको आपको देखना है, हटने वाली चीज है। तो मैं वायु की बात कर रहे हैं, तो वायु के कहते 5 गुण हैं। उन पांचों गुणों को अपने को अरेंज करके लिखना है सभी को। तो 5 महावायु के 5 गुण कौन कौन से हैं, उनको मैं यहाँ लिखूं महावायु के। ये 5 तत्व कैसे हुए, उत्पत्ति के अनुसार हमने 5 तत्व लिख दिए हैं। ये कल को प्रश्न आ सकता है दोस्तों, काफी बार आया भी है। उत्पत्ति के अनुसार पंच महाभूत, प्रत्येक दर्शन में ऐसे ही उत्पत्ति क्रम बताया जाता है कि सबसे पहले आकाश पैदा हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ऐसे उत्पत्ति क्रम हुआ है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो वायु के 5 गुण देख रहे हैं, 5 गुण क्या क्या है उनको हम देखते हैं यहाँ पर। 5 गुण कौन कौन से वायु के, अगर देखें तो सबसे पहले है आपका संचार। उसके बाद में देखें तो क्या होता है, संचालन, स्पर्श, फिर शोषण आता है आपका, और अंत में जो है धूम्र वर्ण, उसका रंग बताया गया धूम्र वर्ण। ये 5 क्वालिटी बताई गई है किसकी, महावायु की 5 क्वालिटीज बताई गई है यहाँ पर। तो महावायु की संचार हुआ, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्ण, ये पांचों को नोट कर लेंगे। इनके आगे 1 2 3 लिख देता हूं मैं, ताकि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। 4 और 5, 5 गुण हुए। अब इन पांचों गुणों को हमें इसके अनुसार देखना है। ए किसको कहा गया है, शोषण को, तो शोषण के आगे मैं ए लिख दूं, ठीक है। शोषण ए हो गया अपना। संचालन को बी कहा गया है, बी संचालन के लिए यूज हुआ। सी धूम्रवर्ण के लिए यूज हुआ, ठीक है। डी जो है संचार के लिए यूज हुआ, डी हुआ। और लास्ट में ई जो है अपने किसके लिए यूज हुआ है, स्पर्श के लिए। तो सीक्वेंस क्या बनी, डी बी ई ए सी, ये जो है अपनी सीक्वेंस बन गई, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो DBE और AC कहां पर है आपका, केवल और केवल आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो आपका प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जानना जरूरी है। अगर आप केवल इतना बता दूंगा मैं, मान लो महावायु के गुण कौन से ये है और ऑप्शन नंबर थर्ड डन, तो उसमें दोस्तों फिर एनालिसिस क्या किया हमने, तो एनालाइज करना है। अब कल को मान लो वो ये कहेगा महावायु का तीसरा गुण बताओ, तो तीसरा गुण आपको पता रहेगा स्पर्श, चौथा गुण शोषण, पांचवा धूम्रवर्ण। या ये कह देगा महावायु जो है इन पंच तत्वों का क्रम बताओ, पंच तत्वों का क्रम आपको पता होना चाहिए। और ऐसे पांचों तत्वों के आपको जो है गुणों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कल को, आज महावायु को पूछा है, कल को महाआकाश पूछ लेगा, महाअग्नि पूछ लेगा, महातेज के रूप में अग्नि को ये पूछ लेगा, महाजल पूछ लेगा, महापृथ्वी पूछ लेगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से हर चीज को एनालिसिस करते जाइए। जितना डीपली एनालिसिस कर लिया ना, समझ लीजिए आपका पेपर तैयार है, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न भी जो है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति से पूछा गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। 75 नंबर प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि जो वाणी है, वाणी के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वाक मतलब वाणी, कहते उसके 5 प्रकार हैं, उनको जो है सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। अब पहले तो वाणी जो है किस में रखी गई है, पहले तो ये पता होना चाहिए। वाणी की बात करें तो वाणी को व्यक्ति पंचक, व्यक्ति पंचक बोलें या फिर व्यक्ति शक्ति पंचक बोलें, व्यक्ति शक्ति पंचक के अंतर्गत रखा गया है, व्यक्ति शक्ति पंचक के अंदर रखा गया है। वहां पर 5 व्यक्ति शक्ति बताई गई है। क्या क्या कहा गया, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक इति व्यक्ति पंचकः, ऐसा कहा गया है। कहां पर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये बात बोली गई है। परंतु हमें किसको जानना है, हमें जानना है वाणी के गुणों को जानना है। किसके, वाणी के गुणों को जानना है।
तो इसकी गुणों की अगर जब हम बात करें, इन सभी के 5-5 गुण बताए गए, वो आप ग्रंथ में जाकर के पढ़ेंगे। इनके 5 गुणों की बात करें तो क्या-क्या है? वाणी के लिए कहा गया परा पश्यन्ति, परा पश्यन्ति, उसके बाद में मध्यमा वैखरी, मध्यमा वैखरी, और मात्रिका, मात्रिका जो है 5वीं हो गई। तो इन पांचों के जो है अपने को ऑप्शन याद रखने हैं, है ना? क्या क्या कहा गया है, इनको पहले अरेंज कर देते हैं, 3 4 5, ये अरेंजमेंट हुई। अब इनके हम अरेंज करें। वैखरी किसके लिए यूज हुआ? ए के लिए वैखरी कहा गया, ए को। बी किसे कहा गया? मध्यमा को, बी कह देंगे हम। सी जो है परा को कहा गया है, आप यहाँ पर देखते रहिए, इससे मिलान करिएगा यहाँ, ठीक है, उनको ऐसे लिखते जाइएगा। पशंती ई के लिए यूज हुआ है। मात्रिका जो है डी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो अब आपकी टर्म क्या बन गई? एक टर्मिनोलॉजी आ गई आपके पास, CEBAD, CEBAD आ गई। तो CEBAD जो है आपको ऑप्शन नंबर ओनली 2 में मिल रहा है। तो ये अगर आपके पास आ गया तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। CEBAD जो है आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिला, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न एनाटॉमी से है। कशेरुकाओं के समूहों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही कौन सा होता है? पर्वतारोहण, पर्वत आरोह, आरोहण, मतलब आरोही क्रम जो होगा उसमें तो ऊपर चढ़ना होता है। अवरोही जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? नीचे की तरफ उतरना। अवरोही नीचे की तरफ उतरना। कहते हैं कशेरुका होती है हमारे रीढ़ की हड्डी में, कशेरुकाएं होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें गले के पास हमारा क्या होता है? सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो उसमें सर्वाइकल में कितनी होती है? सर्वाइकल की अगर बात करें तो सर्वाइकल में सबसे ज्यादा 7 होती है आपकी कशेरुकाएं, ठीक है, सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल। उसके बाद में छाती के आसपास कौन सा रीजन शुरू हो जाता है? थोरेसिक रीजन, जिसमें कि 12 होती है, T12 होती है। कल को ये पूछा जा सकता है कि थोरेसिक में कितनी है, सर्वाइकल में कितनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपका लंबर आता है। लंबर रीजन की बात करें तो कितना होता है? L5 होती है, लंबर में 5 होती है। और फिर आता है आपका सैक्रम। जब हम बच्चे होते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों टर्म याद रखनी है। बच्चे होते हैं तो सैक्रम बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में अलग अलग होती है, तो वहां पर 5 होती है। परंतु हमारे अंदर जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो ये मिलकर के 1 हो जाती है। और ऐसे ही फिर एक कोक्सिस बचती है, छोटा सा पूंछ जो होता है, वो बच्चों में कितनी होती है? कोक्सिस जिसको बोलते हैं, बच्चों में वो 4 होती है। परंतु बड़ों में हमारे अंदर कितनी होती है? वो घट करके 1 हो जाती है। तो इस प्रकार से कितनी हो गई हमारे अंदर टोटल? वर्टिब्रास बोलते हैं कशेरुकाओं को, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जो है किसको बोलते हैं? कशेरुकाओं को बोलते हैं। 7 12 और 7 19, और 5 24, और 2 26 जो होती है हमारी वर्टिब्रा होती है अडल्ट में। तो कल को प्रश्न आ सकता है अडल्ट में जो है वर्टिब्रा कितनी होती है? 26। और बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में होती है ये 33 वर्टिब्रा होती है बच्चों में, चाइल्ड में। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाइल्ड में सारी की सारी हड्डियां जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका उत्तर क्या बन सकता है हमारा। तो इसमें दोस्तों सर्वाइकल जो है सबसे पहले है, सर्वाइकल को क्या कहा गया? सी कहा गया है, लिख देंगे इसके आगे सी ऑप्शन। थोरेसिक ऑप्शन ही नहीं दिया। सैक्रल को कहा गया ए, सैक्रल के लिए आपने ए यूज किया। लंबर के लिए बी कहा गया है, बी कह दिया। और क्या कहा गया है? थोरेसिक के लिए डी कहा गया है। तो सी, डी, बी और ए, ये जहां पर भी है वो अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सी डी बी ए जो है अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, इस अनुसार अपना ऑप्शन जो है थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी डी बी ए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ये संख्या जो है, श्लोक संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत गीता में। दूसरा अध्याय है भगवत गीता में, वहां से 62वां और 63वां जो श्लोक है वो यहाँ दिया गया है, उसको इनडायरेक्टली हमसे पूछा गया है। अगर आप श्लोक जानते हैं तो उस प्रश्न को इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। कहा गया है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान करने से विषयों में जो है आसक्ति होती है, आसक्ति होती है, ठीक है। विषयों का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? आसक्ति हो जाएगी, ध्यान करने से आसक्ति होगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद। तो इस प्रकार से 62वां और 63वां जो श्लोक दिया गया है अपने, कहां पर दिया गया है? भगवत गीता में।
तो भगवत गीता के अनुसार ये श्लोक दिया गया। तो यहाँ से अपने को अगर देखें तो विषयों का ध्यान करना आपका क्या हुआ, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। और उनमें आसक्ति हो जाएगी, तो ध्यान करें तो उनमें आसक्ति हो जाएगी, तो ये आसक्ति वाला यहाँ आना चाहिए था, इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम है ए, ये कर देंगे। काम का नाम है सी, क्रोध का नाम क्या है बी, तो डी ए सी बी, डी ए सी बी, ये सीक्वेंस कहाँ मिल रही है आपको, डी ए सी बी जो है आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिला है। तो इस कारण से आपका इस प्रश्न का उत्तर जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस दोस्तों इस श्लोक को जो है 62वां और 63वां आप बुक में देखेंगे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में देखें और इसको जीवन भर के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनता है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, मतलब संग पैदा हो जाता है, मतलब आसक्ति हो जाती है उनमें, और फिर उनमें कामनाएं पैदा होती है, और कामनाएं पूर्ति होती हैं या नहीं होती, दोनों ही अवस्था में क्रोध तो पैदा होना ही होना है, तो क्रोध पैदा होता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो जाएगा, डी ए सी बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2, दो सूचियां दी गई है जिनमें हमें मिलान करना है कि कौन सा उत्तर हमारा ठीक है कौन सा नहीं है। सिंपल सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है दोस्तों ये, बस इसको ये ध्यान रखना है कि हमें करना कैसे है, इतना होना चाहिए अपने को पता। तो इसमें अगर देखें सुमत्वम योग उच्चते श्रीमद् भगवद गीता का है, कहाँ से है, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक संख्या है। तो ये श्लोक संख्या याद रख लेंगे दोस्तों, कई बार एग्जामिनर इस बार तो क्या किया उसने अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार एग्जामिनर जो होता है इसको एक साथ प्रश्न पूछेगा कि समत्वम योग उच्चते, केवल एक प्रश्न पूछा समत्वम योग उच्चते कहां से लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में से, तो आपको ऑप्शन नहीं होंगे मिलाने के लिए, एक ऑप्शन चूज करना होगा इन चारों में से, तो कहा दूसरे का 48वां, एक एक प्रश्न अलग अलग बन सकता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो ए का 2 हुआ हमारा। अगर इस हिसाब से देखें तो यहीं पर एग्जाम में जैसे हम बैठे हैं मान लीजिए, तो हमें उत्तर करना है इसका और जल्दी से जल्दी करना है, तो अब हम क्या करते हैं, एक को मिला लीजिए किसी को जिसके बारे में आप कंफर्म है, बिल्कुल सत्य है, समत्तम योग उच्चते दूसरे का 48वां ही होता है, गारंटी है इस बात की। तो A2 जो है होगा, तो इस हिसाब हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इतना करते ही हम आगे चले जाएंगे, परंतु क्योंकि हमें तो यहाँ पर डिस्कशन करना है तो बाकियों को भी देखते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये कहाँ पर है, योग सूत्र में है। योग सूत्र का योग की परिभाषा कही गई है कि योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है आपका थर्ड सूत्र, योग कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही क्या है, योग है। योग क्या है, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो ये कौन सा है, दूसरे अध्याय का 50वां जो श्लोक है उसे हम योग कर्मशु कौशलम कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो दुखों के संयोग को जो दूर कर दे, वियोग करवा दे उनमें, उसी को भी हम योग कहते हैं। तो ये है छठे अध्याय का 23वां। तो इन सूत्रों की संख्या दोस्तों याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग करके, तो इनको ध्यान में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें एक बार में ही पता लग गया, परंतु केवल हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं, हमें एनालाइज करना है पूरे पेपर को, एक एक पॉइंट को, कि कौन सी पॉइंट का क्या प्रश्न बन सकता है इन फ्यूचर, तभी तो हम संभलेंगे ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न में भी सूचियां दी गई है, सूची 1 और सूची 2, सिद्धांत है कोई, कोई दर्शन है। तो दर्शन संख्या में कितने हैं, हमें पता है दर्शन जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी है, एक आस्तिक वाली, एक नास्तिक वाली। आस्तिक जो है वो कितने हैं, 6 दर्शन है, इस कारण से इन्हें हम षड दर्शन भी कहते हैं, षड दर्शन, ठीक है। नास्तिक जो है वो कितने हैं, वो 3 है, कौन कौन से नास्तिक 3, चार्वाक है आपका, जैन है और बौद्ध है, ये जो है नास्तिक दर्शन है, ठीक है। ओके, नास्तिक क्यों है, क्योंकि ये वेदों को स्वीकार नहीं करते, वेद को न मानने के कारण नहीं मानते, ये ध्यान रखें, वेद नहीं मानते ये। और ये 6 दर्शन क्यों आस्तिक है, क्योंकि ये वेदों को मानते हैं, है ना, वेदों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए आपको 6 दर्शन वो कौन से हैं, तो 6 दर्शनों के नाम रखूं तो क्या क्या है, आपका सांख्य दर्शन है, और दूसरा जो है योग दर्शन है, 2 हो गए, इन शॉर्ट लिख देता हूं मैं। फिर आपका न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है। फिर आपका क्या है, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन जो है आपके षड दर्शनों में आते हैं। तो इस प्रकार से याद हो गए। अब हमसे पूछा गया सिद्धांत, कौन सा दर्शन क्या सिद्धांत देता है, तो अगर यहाँ पर बात करें सत्कार्यवाद की, सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, सत्कार्यवाद की अगर बात की जाए तो सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत मानता है। सत्कार्यवाद में होता क्या है, सत्कार्यवाद का मतलब है कि जो कार्य है
वो सत्य है कि वो हमेशा ही जो है अपने कारण में विलीन रहता है। जैसे बात कहें कि घी जो है अपने जो कारण है दूध, उसमें हमेशा से ही रहता है, इसीलिए जो घी है हम उस दूध से निकाल पाते हैं, अदरवाइज तो कभी दूध से घी कभी ना निकलता अगर उसमें ना होता। तो कहते हैं कि कार्य जो है हमेशा ही अपने कारण में विद्यमान रहता है, ये है सत्कार्यवाद। इन डेप्थ मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। ये सांख्य दर्शन कितने तत्व मानता है? 25 तत्व को स्वीकार करता है सांख्य दर्शन। फिर है विवर्तवाद। विवर्तवाद की बात करें तो ये कौन मानता है? ब्रह्म। जिन जो मानते हैं ब्रह्म विवर्तवाद माने वेदांत दर्शन कहते हैं कि ये जो जगत है वो ब्रह्म का ही विवर्त है। विवर्त माने जैसे कि हम एक सड़क पर चल रहे हैं, है ना, तो हमें आगे जो पानी दिखाई देता है, रेगिस्तान में हमें पानी दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? विवर्त है, मतलब चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर हम यूं कहें कि 100 घड़े ले लिया आपने, रात में चांदनी रात में रख दिया और उन 100 घड़ों में जो है आपको चंद्रमा दिखाई देता है ना, तो वो चंद्रमा क्या वास्तव में घड़ों में? कहते हैं नहीं, वो चंद्रमा का स्वरूप विवर्त होकर के हमें दिखाई देता है। एक ही चंद्रमा अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म जो है अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विवर्तवाद बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें स्यादवाद। स्यादवाद का सिद्धांत कौन मानता है? जैन दर्शन मानता है। स्याद वस्तु अस्ति या नस्ति, है ना, कहते हैं ये शायद वस्तु है या नहीं है। तो इस प्रकार से स्यादवाद को जो है जैन दर्शन मानता है। और अगला है क्षण भंगवाद। इसको कौन मानता है? इसकी बात करें क्षणिकवाद इसको कहते हैं, कहीं कहीं पर आप यहाँ पर तो क्षण भंग कह दिया, क्षणिकवाद भी आ सकता है कल को आपसे। क्षणिकवाद ये कौन मानता है? क्षणिकवाद की अगर बात करें तो लास्ट एक दर्शन बचा, बौद्ध दर्शन। ये इनका कहना है कि प्रत्येक वस्तु जो है एक क्षण मात्र के लिए स्थायी होती है, बाकी अगले क्षण वो नष्ट हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, हमारी सेल्स करोड़ों है हमारे अंदर, हर एक क्षण जो होती है हमारी सेल्स मरती भी है और पैदा भी हो रही है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जो सेल मर गई वो फिर से जीवित नहीं होगी, नई सेल बनेंगी हर बार, है ना, चेंजेस आएंगे उसमें। तो इस कारण से हर क्षण जो है चिरस्थायी है, तुरंत अगला क्षण आ जाता है और भंग हो जाता है वो क्षण। क्षणिकवाद, हर वस्तु क्षणिक समय तक रहती होती है, एक क्षण मात्र की है। तो डी जो है 3 हो जाएगा। तो इस अनुसार हम उत्तर अगर इस प्रश्न का देखें तो ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 केवल और केवल आपको तीसरे नंबर ऑप्शन पर मिल रहा है, इसका भी दूसरा ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बी की जगह आप देखेंगे तो 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का जो है 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 79 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है इसके बाद। 80 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें जो है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हमसे मिलान करने के लिए पूछा गया है। 4 अवस्थाएं दे दी है हमें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरैया, और ओंकार की 4 मात्राएं दे दी, उनसे मिलान करना है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ये ध्यान रख लेंगे, एक्स्ट्रा बातें, छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा उपनिषद है। ओके, अब छोटा उपनिषद है सबसे, ये तो मान गए हम, तो कितने मंत्र हैं ये पूछा जा सकता है। केवल 12 ही मंत्र हैं इसमें, कल को पूछा जा सकता है। इसमें कौन से टॉपिक पर चर्चा की गई है? इसमें ओंकार की मात्राएं बताई गई है, ओंकार की मात्राएं बताई गई है, 4 चेतना की अवस्थाएं भी बताई गई है, और चतुष्पाद ब्रह्म का वर्णन किया गया है। चतुष्पाद ब्रह्म, चतुष्पाद ब्रह्म का मतलब क्या है कि ये जो 4 चेतनाएं हैं वो 4 ब्रह्म के अलग अलग पैर हैं, है ना, इस तरीके से डिनोट किया गया है। डिटेल में मैंने मेरे सिलेबस में समझाया हुआ है आपको, पूरे कंप्लीट कोर्स जब लाइव क्लासेस की है तो उसमें मैंने करवा दिए। तो अगर चाहें तो जो आप देख रहे हैं तो आप भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, है ना, जो कोर्स है कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हम देख रहे थे। जागृत अवस्था जो है वो किससे रिलेटेड होती है? ओंकार की 4 मात्राएं बताई गई है। कहते हैं ओंकार है, इसकी 4 मात्राएं हैं, कौन कौन सी है? सबसे पहली जो है एकार है, दूसरी जो है ऊकार है, फिर तीसरी मैकार है, और चौथी जो है ए मात्र है, मतलब जिसकी मात्रा नहीं है, वो मात्रा ही नहीं बची इसकी। ए आ गया, ऊ आ गया, मैं आ गया, तीनों में शब्द आ गए, अब मात्रा नहीं बची, मतलब ए मात्र, बिना मात्रा वाली। ठीक है, तो अब इसकी 4 मात्राएं हुई। तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और तुरैया। जागृत की बात करें तो ये एकार से जुड़ी होती है, स्वप्न की बात करें तो ये ऊकार से जुड़ी होती है, सुषुप्ति की बात करें तो ये मैकार से जुड़ी होती है, तुरीय अवस्था की अगर बात करें तो ये ए मात्र से जुड़ी होती है ना। इस तरीके से रिलेट करते हैं हम इसको। तो अब इनको हम मिलाते हैं, कौन सी मात्रा कहाँ की है। तो ए बी सी में ऐसे मिला लिया। इन प्रश्नों को कैसे डिनोट करेंगे? जागृत ऐसे है, ए को क्या कहा गया है? 3 कहा गया है, यहाँ पर 3 लिख दें। ऊ को क्या कहा गया है? ऊ की बात करें तो 1 कहा गया है। सुषुप्ति को क्या कहा गया है? सुषुप्ति को मैकार कहा गया है, मतलब 4 है इस ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे ये देखिए 4 मैंने लिख दिया। ए मात्र को क्या कहा गया? 2। तो 3 1 4 2 ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 3 1 4 2 आपको इस जगह पर, तीसरी जगह पर मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हुआ। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी जो है पूर्ण रूप से सोल्व हो गया। अगर इसको कलर करें तो इस तरीके से जागृत अवस्था जो है वो कहाँ से, आकार से डिनोट करती है। फिर उसके बाद में बात करें स्वप्न अवस्था की, तो स्वप्न अवस्था जो है ऊकार से मिलती है। और जो आपकी सुषुप्ति अवस्था है वो किससे मिलती है, मैकार से। मैकार कहाँ है, 4 नंबर पर। और बाकी का जो है तुरीय अवस्था की अगर बात करें तो ये जो है अमात्र से रिलेट होती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूर्ण रूप से सोल्व हुआ, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आपको डेली अपडेट्स चाहिए वीडियो की, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले, तो आप इसका बेल का आइकन जरूर दबाएं। और यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए या हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, परचेज करिए कोर्स और अपने जेआरएफ की जो जर्नी है उसको जितनी जल्दी उसके स्टार्ट कीजिए, सिस्टमेटिक वे से आप पढ़ना शुरू कीजिए। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद दोस्तों।